हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होगे। आज का जो वीडियो है आरवी क्लासेस के ऊपर, वो हमारा एसएससी जीएस के ऊपर है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। चाहे वो पेपर आपका सीजीएल का हो, चाहे वो पेपर आपका एमटीएस का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत से संबंधित, वो आज हम डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, तो आप देखिए इन क्वेश्चंस को और जितना ज़्यादा हो सके फ़ायदा उठाएं। और एक बारी 15 या 20 सेकंड का समय मैं आपको दूंगा ताकि आप अपना आंसर सोच सकें। सोचें अपनी कॉपी पे। फिर मैं बोल रहा हूँ, अपनी कॉपी पेन जब भी वीडियो देखें तो कॉपी पेन को अपने पास ज़रूर रखें, ताकि वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लें। फिर अगर ना पता लगे तो फिर मैं आपको डिस्कस करूँगा वो चीज़ें। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें फिजिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी ने जो भी पूछे हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके पास। देखें और एक बार सोचें इसके बारे में कि आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन में दिया, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दिशा में लगभग कितना होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध जो है शुष्क दशा में कितना, लगभग कितना होता है। ऑप्शन है 10⁻1 ओम, सेकंड ऑप्शन है 10⁻2 ओम, थर्ड ऑप्शन है 10⁻3 ओम और डी ऑप्शन है 10⁻4 ओम। चलो 10 सेकंड है, सोचिए एक बारी, फिर मैं बताता हूँ इसका लॉजिक और आंसर क्या आएगा। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए, मानव शरीर की अगर बात करें, जो हमारी बॉडी होती है वो भी आपको पता हो तो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत की अच्छी चालक होती है। विद्युत की सुचालक बोल सकते हैं आप। जिस तरह सारी मेटल्स होती हैं, जितनी भी धातुएं हैं अपनी, वो होती हैं अगर विद्युत की सुचालक, तो हमारा शरीर भी उनमें से एक है कि वो क्या होगा, विद्युत की सुचालक होगा। तो विद्युत सुचालक हो, लेकिन कोई भी वस्तु है उसका अपना कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, चाहे वो कितनी भी सुचालक क्यों ना हो, थोड़ा बहुत प्रतिरोध जरूर होता है। तो हमारे शरीर की अगर बात करें, उसका प्रतिरोध कितना होगा, अगर उसकी बात करें तो वो होता है अपना 10⁻3 ओम। कितना होता है? 10⁻3 ओम। क्लियर बात? किस ऑप्शन में दे रखा? ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻3 ओम इज द आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके पास, तो सोचें एक बारी, फिर इसका आंसर बताता हूं मैं। क्वेश्चन दिया, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी, लिखना चाहिए था, की थी लिख रखा है। ऑप्शन है आपके न्यूटन, दूसरा है आर्किमिडीज, तीसरा है गैलीलियो, चौथा है फैराडे। तो लगाने की कोशिश करें, फिर इसका मैं बताता हूं आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। पहले इसका आंसर बताता हूं मैं। इसका जो राइट आंसर आएगा, गुरुत्वाकर्षण नियम की जो परिभाषा दी थी सबसे पहले, वो दी थी सर आइजक न्यूटन ने। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में, सर आइजक न्यूटन। अब समझते हैं गुरुत्वाकर्षण है क्या, और गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो थ्योरी दी गई थी वो कैसे दी गई थी और किस टाइप की वो थ्योरी थी। देखिए, यहाँ पे आपके पास जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसकी अगर परिभाषा की बात करें या मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन की मैं बात करूँ, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि वो जो फर्स्टली जो मैथमेटिकल लॉ दिया गया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया गया था, वो दिया गया था सर आइजक न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। अब सबसे पहली बात, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, जिसको हम इंग्लिश में ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ठीक है। अब तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसको एक्सप्लेन किया था, किसने किया था? न्यूटन ने किया था। और वो लॉ था क्या? उस लॉ में ये बताया गया था, अगर दो बॉडी जिनका मास m1 है एक का और दूसरी का m2 है, और ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड की गई है, यानी कि कुछ दूरी के ऊपर है, वो डिस्टेंस मान ली मैंने r। ठीक है।
तो उनके बीच में जो फोर्स होगा ना, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सीधी सी बात है। ग्रेविटेशन का मतलब ये है, गुरुत्वाकर्षण का, कि इस यूनिवर्स के ऊपर हर वस्तु एक दूसरी वस्तु को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी विद सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। अब इसने न्यूटन्स ने इस फॉर्मूले को जब ड्राइव किया तो उन्होंने क्या कंसिडर किया, क्या माना कि दो आपके पास बॉडी हैं जिसमें से एक का मास m1 दूसरी का मास m2 है, ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, m1 इंटू m2 होगा। ये बात ध्यान रखें कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों बॉडीज के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्टली या अनुक्रमानुपाती बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुक्रमानुपाती। तो ध्यान रखें इस चीज़ को, ठीक है। एक दूसरी बात और बताई इन्होंने कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या बात बताई, पहली बात तो मैंने क्या बताई कि दो बॉडी मान लीजिए दे रखी हैं, उनके आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, एक का मास m1 है दूसरी का मास m2 है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये थी कि F जो है, यानी फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा इन दोनों बॉडीज का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मास के प्रोडक्ट के, m1 इंटू m2। और दूसरी बात ये बताई उन्होंने कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी कि r जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर के, ठीक है। इन दोनों इक्वेशनों को अगर मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और बटे में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अब देखिए, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अगर मैं बात करूं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करूं, तो अगर इसको इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा हमें। वो कांस्टेंट लिख लिया मैंने, क्या, कैपिटल जी। क्या लिख लिया, कैपिटल जी। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, जो इक्वेशन पहले दे रखी थी कि आपके पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में क्या था, आर स्क्वायर। तो इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में कितना लिखेंगे, आर स्क्वायर। क्लियर बात। वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या लिखेंगे इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखेंगे। क्लियर बात, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया था सबसे पहले, किसके द्वारा दिया गया था आपका, ये दिया गया था आपका न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा। न्यूटन ने सबसे पहले इस थ्योरी को बताया ग्रेविटेशन की, और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव किया। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला था ये। क्लियर, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आया वो आंसर क्या आया, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी, न्यूटन ने दी थी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की इकाई क्या है, विद्युत चालकता की जो यूनिट है वो क्या है। 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर मैं बताता हूँ। ऑप्शन आपके ओम, दूसरा है ओम क्यू, तीसरा है मो, चौथा है मो क्यू इनवर्स। चलो जल्दी से सोचें, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। सबसे पहली बात तो ये, विद्युत चालकता को बोलते क्या है इंग्लिश में। कई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि विद्युत चालकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। क्लियर बात। देखो, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है इसी टाइप से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, विद्युत प्रतिरोध। और विद्युत चालकता की जब बात आएगी इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो दोनों में रिलेशन होता है, वो चीज़ अच्छे से ध्यान रखें। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं इसको। पहले तो इसका आंसर देखें, उससे पहले एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। क्लियर, चलो देखिए, यहाँ पे आपके पास मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, वो निकाला था हमने किसका यूज़ करके, ओम्स लॉ का यूज़ करके। ओम्स लॉ ने क्या बताया,
V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, मतलब जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के, और इक्वल टू लिखेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, वो R लिखा था, V इज इक्वल टू आर आई, और यहाँ से अगर R की वैल्यू निकाली थी तो R किसके बराबर आया था, I डिवाइड में चला गया, V अपॉन आई। क्लियर बात। तो यहाँ से ये जो R है वो क्या बोला गया था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोले। देखो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब चेंज हुआ तभी तो R आया ना, तो इस R को क्या बोला गया था, इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्या बोलेंगे इसको, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, पोटेंशियल बटे में करंट आया था। और इसकी डेफिनेशन की बात करूं, अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें, रेजिस्टेंस होती क्या है, तो रेजिस्टेंस जो है वो एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द करंट, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रतिरोध क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का था, वो इसीलिए बता रहा हूं कि जो रेसिप्रोकल होता है ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। ये बात ध्यान रखें, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस है क्या, रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का। विद्युत चालकता मतलब एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू मूव द इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो आप, इज नोन एज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। क्लियर। तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा किसके, रेजिस्टेंस के। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, अगर उसका फॉर्मूला आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई है, तो कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखें, कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से। इसको क्या बोल रहा हूं मैं, कंडक्टेंस। क्लियर बात। तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा तो क्या आएगा, आई अपॉन वी। क्या आ जाएगा, आई अपॉन वी। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर बात। तो ये बात ध्यान रखें कि जो जी होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। क्लियर बात। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का वी अपॉन आई, तो यहाँ पे कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, आई अपॉन वी। सेम यहाँ यूनिट की फॉर्म में बात करें, रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है, ओम। क्या होती है यूनिट, ओम। तो ये 1/ओम करेंगे तो इसको लिखेंगे मो। क्या लिखेंगे, मो, MHO, या फिर इसको साइमन भी लिख देते हैं, साइमन। क्लियर बात। तो ध्यान रखें चीज़। तो यहाँ पे MHO जो है वो यूनिट आ जाएगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, या मैं बात करूँ विद्युत चालकता की। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, विद्युत चालकता की यूनिट या इकाई क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की जो यूनिट है या इकाई है वो क्या है। पहला ऑप्शन ओम नहीं होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, मो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MHO। मो जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टेस्ला चुंबकीय खालिस्तान का यूनिट है। टेस्ला, टेस्ला जो है चुंबकीय खालिस्तान का यूनिट है। ऑप्शन है प्रेरण का, दूसरा ऑप्शन है संवेग का, तीसरा क्षेत्र का, पांचवा चौथा जो है वो दे रखा है प्रवाह का। देखो पहले मैं एक बार क्लियर कर दूं, कई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि ये प्रेरण क्या होता है, संवेग क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, प्रवाह क्या है। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। प्रेरण को बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इंडक्शन। ये बात ध्यान रखें, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंडक्शन। संवेग को बोलते हैं मोमेंट। क्या बोलेंगे, मोमेंट। क्लियर बात। प्रवाह को बोलेंगे फोर्स। क्या बोलेंगे, फोर्स। और ये जो क्षेत्र दे रखा है ये फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है। क्या दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड। ये चुंबकीय सबके साथ लगेगा, चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक। तो पहले ऑप्शन में टेस्ला चुंबकीय खालिस्तान का यूनिट है, पहला ऑप्शन चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन का, या मैग्नेटिक मोमेंट का, या मैग्नेटिक फोर्स का, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोल रहे हैं इसको, फील्ड स्ट्रेंथ। ये जो है आपसे पूछ लिया, तो इसमें जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो टेस्ला है वो SI यूनिट है किसकी, चुंबकीय आपकी प्रेरण की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर बात। अब मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि चुंबकीय प्रेरण की जो यूनिट है वो आपके पास क्या होगी, आपकी चुंबकीय प्रेरण की जो यूनिट है वो क्या होगी, टेस्ला। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चुंबकीय प्रेरण बोलें या मैग्नेटिक इंडक्शन बोलूं या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलूं, एक ही बात है। उसकी SI यूनिट क्या होगी, आपकी SI यूनिट क्या होगी, टेस्ला। या फिर T से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखें इसको लिखते हैं TESLA, टेस्ला, या इसको रिप्रेजेंट करेंगे T से।
और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी इसी की यूनिट होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस सिस्टम में अगर मैं बात करूंगा तो इसकी यूनिट होती है गॉस। क्या यूनिट होती है? गॉस, ध्यान रखिए। और 1 गॉस जो है, 1 जी जो है वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो ध्यान रखेंगे, चुंबकीय प्रेरण या मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करें, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? टी, यानी कि टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस सिस्टम में बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी? गॉस। और 1 गॉस की वैल्यू किसके बराबर है? 10⁻⁻⁴ टेस्ला। आई होप आपको ये चीज ध्यान में रह जाएगी। अब देखो, अगर बाकी जो टर्म बच गई उसकी अगर यूनिट की बात करें तो यहां पे देखिए, इसमें आपके पास क्या क्या दे रखा है? एक दे रखा है मैग्नेटिक चुंबकीय प्रवाह, जिसको देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैग्नेटिक जो फोर्स की जो यूनिट है वो आपकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स, देखो मैग्नेटिक फोर्स या प्रवाह दे रखा है तो उसकी यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी आपकी? वेबर बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं? वेबर। क्लियर बात। संवेग यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट बात करें या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, चुंबकीय क्षेत्र शक्ति की अगर मैं बात करूं तो उसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट होती है। तो इसमें टेस्ला जो है वो किसकी यूनिट हो जाएगी? चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर ए। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? पहला ऑप्शन लंबाई में वृद्धि से, दूसरा ऑप्शन तापमान में वृद्धि से, तीसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी से, और चौथा इनमें से सभी। चलो एक बार 10 सेकंड के लिए सोचें, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। देखिए, आई होप आपने सोच लिया होगा। चालक के प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, देखो मैं 3-4 पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, आज फिर डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, अगर जब भी बात करेगा चालक का रेजिस्टेंस की, ठीक है ना, दैट इज इलेक्ट्रिकल, चालक के रेजिस्टेंस की बात करेगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर की जब भी बात करेगा तो हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ को कि जब भी कंडक्टर की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर की बात कर रहा है, तो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली जो चीज़ सबसे जरूरी है वो है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मान लीजिए कोई कंडक्टर दे रखा है, उसकी लेंथ कितनी है? L। क्लियर बात। तो पहला पॉइंट क्या है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा पॉइंट क्या है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर बात। क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे होगे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, तो वही है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसके क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। इन दोनों, एक चीज और, टेम्परेचर जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। किसी चालक का जो प्रतिरोध है लंबाई बढ़ने पर क्या करेगा? बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अनुप्रस्थ काट में कमी करने पर भी बढ़ेगा। ठीक है। और टेम्परेचर का भी जो है वो इफेक्ट रहता है। तो आपके पास तापमान में जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? आपका बढ़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो यहां अगर इन दोनों इक्वेशनों को कंबाइन कर दें तो क्या लिखा करते थे? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अगर कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रो इज द रेजिस्टिविटी, कैपिटल आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। ठीक है ना, ये इस टाइप के कुछ फार्मूला बना करता था। तो ध्यान रखें, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, मतलब जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, मतलब जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, और जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उतनी ज्यादा आपके पास रेजिस्टेंस होगी। ठीक है। और टेम्परेचर का इफेक्ट भी मैंने बता दिया आपको कि टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा किसी भी कंडक्टर के लिए तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर बात। चलो अब दोबारा आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब देखें फिर से, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? पहला ऑप्शन लंबाई में वृद्धि से, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है तापमान में वृद्धि से, बिल्कुल सही बात है। तीसरा अनुप्रस्थ काट यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्षेत्र में कमी से, बिल्कुल सही बात है। या इनमें से सभी, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है वो राइट आंसर होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे आर्धित या रेटेड होता है?
आपने आमतौर पर देखा होगा बिजली के बल्ब के ऊपर कुछ रेटिंग लिखी होती है। वो रेटिंग क्या क्या होती है? ऑप्शन दे रखे हैं इसने, शक्ति या धारा। सेकंड ऑप्शन है शक्ति और वोल्टता। तीसरा ऑप्शन है धारा और वोल्टता। और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा और बिजली। तो 10 सेकंड है, एक बार अपना आंसर सोच ले, फिर मैं बताता हूं इसका लॉजिक क्या आएगा और आंसर क्या आएगा। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए, अगर यहाँ पे बिजली के बल्ब की बात हो रही है, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ अगर मैं बात करूँ, बिजली का बल्ब हो गया जिसमें, या फिर गीजर हो गया आपका, या फिर हीटर हो गया, ठीक है ना, जो जनरली आप यूज़ करते हो, उसमें आपके पास वो सारे की सारी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होते हैं, बिजली के बल्ब की बात करूं, हीटर की बात करूं, गीजर की बात करूं, वो सारे के सारे जो हैं पावर, पहली बात तो पावर, और दूसरी बात है वोल्टेज। दूसरी बात क्या है? वोल्टेज। इन दोनों के ऊपर रेटेड होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखा होगा ना आपने किसी बल्ब के ऊपर ये लिखा हो 100 वाट और 250 वोल्ट, देखा है? कभी कभी देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि वो जो बल्ब है 250 वोल्ट जो है वो सप्लाई जब इसके अंदर आएगी तो वो जो है हमारा कितना इलेक्ट्रिकल पावर को खर्च करेगा, वो कितना करेगा? 100 वाट को खर्च करेगा। इस बात का ध्यान रखें, ये होते हैं रेटेड। तो यहाँ पे दो चीजों की जरूरत है, एक तो वाट यानी कि शक्ति की, दूसरा वोल्ट यानी कि वोल्टता की। क्लियर? तो किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शक्ति और आपके पास वोल्टता यानी कि बिजली और वोल्टता। कितनी लाइट लेकर, कितनी वोल्टेज लेकर वो हमें कितनी आउटपुट देता है, वो होती है रेट। समझ के बाद अर्धित बोलते हैं या रेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसके ऊपर जो आपके पास रेटेड लिखी रहेगी वो किस में लिखी रहेगी? शक्ति या वोल्टता में लिखी रहती है। क्लियर बात? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, पहला ऑप्शन डायनेमो में, दूसरा विद्युत तापक में, तीसरा बैटरी में और चौथा परमाणु बम में। तो 10 सेकंड के लिए सोचें, फिर इसका लॉजिक मैं बताता हूं आपको। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ऑप्शन है आपके डायनेमो में, दूसरा विद्युत तापक में, तीसरा बैटरी में, चौथा परमाणु बम में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले मैं एक बार आंसर बता देता हूं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है? बैटरी में होता है। क्लियर बात? अब देखो, डायनेमो क्या होता है? एज ए जनरेटर ही बोल सकते हो आप डायनेमो को, ठीक है ना, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। डायनेमो में क्या होता है? डायनेमो में आपके पास यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब डायनेमो तो होगा नहीं। बैटरी जो है, बैटरी में क्या करते हैं? आपकी केमिकल एनर्जी जो है या रासायनिक ऊर्जा जो है वो कन्वर्ट होती है किस में? विद्युत ऊर्जा में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर बात? चलो, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? एक प्रकार से ये डेफिनेशन दे दी उसने। ऑप्शन में है अतिचालक, दूसरा ऑप्शन है अर्धचालक, तीसरा ऑप्शन है परावैद्युतिकी, चौथा ऑप्शन है पूर्ण चालक। ये जो है आपके ऑप्शंस दिए हैं। अब सबसे पहले ये जो हिंदी में लिखे हुए हैं इसको मैं एक बार इंग्लिश में बता दूं, फिर ताकि और ज़्यादा हेल्प हो आपको आंसर जानने में। तो देखिए, अतिचालक की जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगी सुपर कंडक्टर। क्या बनेगी? सुपर कंडक्टर। क्लियर बात? अर्धचालक की जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगी आपकी सेमी कंडक्टर। क्या बनेगी? सेमी कंडक्टर। क्लियर बात? नेक्स्ट है पूर्ण चालक की जो
आपकी इंग्लिश बनेगी वो बनेगी कंडक्टर। क्या बनेगी? कंडक्टर। क्लियर। और प्रावैद्युतिकी की जो बनेगी आपके पास इंसुलेटर बोल सकते हो आप, इंसुलेटर। क्लियर बात। तो यहाँ कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध समाप्त हो जाता, मतलब बिल्कुल ही नगन हो गया, यानी कि जीरो हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अतिचालक। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुपर कंडक्टर। क्या बोलेंगे उसको? सुपर कंडक्टर बोलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, जितने भी आपके सुपर कंडक्टर होते हैं, अति निम्न तापमान का मतलब होता है वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर, लगभग 0 केल्विन बोल सकते हो आप, या -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हो, या तो 0 केल्विन बोल सकते हो या -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हो आप। इसके ऊपर जो विद्युत प्रतिरोध है या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है, यानी कि एंड हो जाता है उसका। ठीक है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? अतिचालक बोलेंगे या सुपर कंडक्टर बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन कुछ इंप्योरिटीज ऐड करने के बाद पूर्ण चालक में कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, और बिल्कुल रेजिस्टेंस खत्म हो जाए तो वो क्या बन जाते हैं? सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। क्लियर बात। इंसुलेटर में देयर इज नो कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्लियर बात। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है चालक, दूसरा प्रतिरोधक, तीसरा विद्युत रोधी और चौथा है द्रविणित। तो एक बार जल्दी से आंसर सोचें, फिर मैं बताता हूं इसका। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चालक मतलब बात करें कंडक्टर की, विद्युत रोधी बात करें इंसुलेटर की, तो आप समझ में आ गया होगा कि जिन पदार्थों का अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है, मतलब वो बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि विद्युत प्रवाह उसमें नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा विद्युत का प्रवाह उतना ही कम होगा। उन्हें क्या कहेंगे? इंसुलेटर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विद्युत रोधी कहेंगे। क्लियर बात। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? देखो, पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं। सुपर कंडक्टर किसे बोलेंगे? सुपर कंडक्टर उसे बोलेंगे जिसकी रेजिस्टेंस लो टेम्परेचर के ऊपर कितनी हो जाती है? ऐसे पदार्थ जो लो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन बोलें या -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोलें, उसके ऊपर कितनी हो जाती है? आपकी रेजिस्टेंस बिल्कुल शून्य हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर इसने पहले ही दे दिया, उसकी चालकता के बारे में पूछ लिया। अगर रेजिस्टेंस जीरो होगी तो सिंपल सी बात है, उसमें कंडक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो बहुत मैक्सिमम लेवल पे होगी। मैक्सिमम लेवल क्या होता है? असीमित होता है। तो आपके पास सुपर कंडक्टर की चालकता के बारे में अगर इसने पूछ लिया, तो सुपर कंडक्टर की जो चालकता होगी वो क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज असीमित। क्लियर बात। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि कोई ठोस पदार्थ जो है विद्युत चालकता या अचालक के बीच होता है, कोई भी ठोस पदार्थ है विद्युत चालकता चालक या अचालक के बीच, यानी कि सुपर कंडक्टर जो है वो हमेशा ध्यान रखो कि उसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है लो टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि 0 केल्विन और -273 डिग्री जो मैंने आपको बताया। क्लियर बात। और जो आपके पास जो रेजिस्टेंस अगर जीरो होगी तो उसमें कनेक्टिविटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कनेक्टिविटी होगी, तो यहाँ चालकता की बात कर रहा है तो वो क्या होगी? असीमित होगी। क्लियर बात। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? ऑप्शन है असीमित, दूसरा शून्य, तीसरा उच्च और चौथा है निम्न। तो एक बार सोचें इसके बारे में, फिर मैं बताता हूं आपको आंसर। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा अपना आंसर। तो देखें, इसने क्वेश्चन क्या दिया? आदर्श वोल्टमीटर यानी कि जो आइडियल वोल्टमीटर है उसकी प्रतिरोधकता के बारे में पूछ लिया। पहली बात तो वोल्टमीटर काम क्या करता है? ये दो एंड के बीच में पोटेंशियल को मापेगा। किसको मापेगा? V, यानी कि पोटेंशियल को मेजर करेगा। और पोटेंशियल को मेजर तभी कर सकता है जब इसमें दूसरी चीज प्रवाहित ना हो। दूसरी चीज मतलब
करंट प्रवाहित ना हो। क्या ना प्रवाहित हो? करंट। तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है तभी अच्छे से माप सकता है। देखो करंट तो प्रवाहित होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास अगर कोई दूसरी चीज अगर डिस्टर्ब नहीं करेगी तो वो उसको और अच्छे से मापेगा। या आइडियल कंडीशन की बात कर रहा है ये। तो उस केस में अगर करंट प्रवाहित नहीं कराना हमें, तो इसमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम देना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर है। रेजिस्टेंस मैक्सिमम देंगे जिससे करंट प्रवाहित नहीं होगा, तो हमारी वोल्टेज जो है बिल्कुल क्लियरली ट्रू वैल्यू आ सकती है। तो ट्रू वैल्यू लाने के लिए हमें रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। तो उस केस में जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसकी प्रतिरोधकता को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि असीमित जो है उसको करना पड़ेगा। क्लियर बात? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? यानी कि जो आपके पास मैग्नेटिक प्रोटेक्टर बनाए जाते हैं वो किसके टुकड़े होते हैं? पहला ऑप्शन निकेल, दूसरा कोबाल्ट, तीसरा इस्पात, चौथा नर्म लोहा। तो हमेशा ध्यान रखें इस क्वेश्चन को, जो आपके मैग्नेटिक प्रोटेक्टर होते हैं, मैग्नेटिक के जो प्रोटेक्टर होते हैं या चुंबक रक्षक जिसको बोलते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं? नरम लोहे से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट आयरन इसके बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले को क्या कहते हैं? परिणामित्र, दिष्टकारी, डायनमो, प्रेरण तेल। प्रेरण तेल तो बिल्कुल इलॉजिकल हो गया, छोड़ दें इसको। 3 बच गए। अब पहले इसकी हिंदी तो पता है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको और क्लियर हो जाए। एसी और डीसी का मतलब क्या? एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इसको दिष्ट धारा भी बोल देते हैं, इसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं हिंदी में। एसी करंट की अगर मैं बात करूं तो वो साइन फॉर्म में चलेगा, ठीक है ना, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। और डीसी की अगर मैं बात करूं तो वो कांस्टेंट लेवल पे रहता है, ठीक है ना। तो ये होता है फर्क दोनों के अंदर। तो ऐसी डिवाइस का नाम बताना है यहाँ पे आपको, जो एसी को डीसी में रूपांतरित कर दे, मतलब ट्रांसफर कर दे, चेंज कर दे। प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? प्रेरणामित्र जो है पहला ऑप्शन है। अब प्रेरणामित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मर। दूसरा ऑप्शन है दिष्टकारी। दिष्टकारी को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे? रेक्टिफायर। डायनेमो आपको पता ही है, ये जनरेटर होता है ये, तो ठीक है। तो यहाँ पे एसी को डीसी में रूपांतरित करने वाले डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दिष्टकारी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है? डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर क्या काम करेगा इसको आगे फिर से पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर आपकी वोल्टेज के लेवल को घटाता और बढ़ाता है। आपने सुना होगा स्टेप अप और स्टेप डाउन, 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं जो आपके काम करते हैं। क्लियर बात? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन एकल डायोड, दूसरा ऑप्शन 2 डायोड, तीसरा एकल विद्युत रोधक और चौथा है एकल ट्रांजिस्टर। नोट गेट किसके द्वारा आपका क्रियान्वित किया जा सकता है? ये आपका दे रखा है, एक बार सोचें इसके बारे में, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें यहां पे आपके पास गेट की बात की। अब गेट क्या होते हैं? गेट होते हैं आपके लॉजिकल सर्किट। क्या होते हैं? लॉजिकल सर्किट, उसको बोलते हैं गेट। लॉजिकल सर्किट कहाँ काम आते हैं? वो आते हैं आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। किस में काम आते हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो काम आते हैं। क्लियर बात? यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो सबसे पहले जिक्र होगा फिर डायोड का। डायोड क्या होता है मैं डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। पीएन जंक्शन के बारे में बताएंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, फिर उससे लॉजिक गेट कैसे बनाए गए, ठीक है ना। तो ये जो नोट गेट है वो एक प्रकार का लॉजिक गेट है या लॉजिक सर्किट बोल सकते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ इतना बताना है कि नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा जो है क्रियान्वित किया जाता है। एकल ट्रांजिस्टर, देखो अगर सिंबल की बात करूं आपके पास 3 मेन गेट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है एंड गेट, जिसका सिंबल ये होता है, इसको बोलते हैं एंड गेट। अगर मान लीजिए इनपुट के ऊपर 2 इनपुट मान ली और 1 आउटपुट है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी एंड गेट के लिए? अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगी दोनों a इंटू बी, ठीक है। ये तो एंड गेट हो गया। फिर बात करें और गेट की। कौन सा गेट? और गेट। ये जो और गेट होता है उसका जो सिंबल बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा और गेट का। ये जो है और गेट हो गया आपका। क्लियर बात?
और गेट यहाँ y किसके बराबर होगा, दोनों का सम a प्लस बी। अब तीसरा जो गेट होता है वो होता है अपना मेन गेट, वो होता है नोट गेट। कौन सा गेट होता है, नोट गेट। तो अगर नोट गेट की बात करें, ये नोट गेट वो क्या होगा, ये होता है इस टाइप का जो सिंबल है वो बनेगा किसका, नोट गेट का। यहाँ पे एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। तो आउटपुट जो होगी ना y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो आउटपुट जो होगी a बार होगी, क्या होगी, a बार। इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, क्या लगा दिया, बार। मतलब अगर इनपुट अगर मैं 0 दूंगा तो आउटपुट के ऊपर क्या मिलेगा, बार का मतलब होता है रिवर्स 1 मिलेगा। देखो दो ही चीज होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, लो लेवल को 0 बोलेंगे, लो लेवल वोल्टेज को, मैक्सिमम लेवल पे ऊपर जो वोल्टेज है या मैक्सिमम लेवल को क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, क्योंकि डिजिटल सिग्नल अपना इस टाइप से चलता है। डिस्क्रीट फॉर्म में जो है वो क्या चलता है, डिजिटल सिग्नल चलता है। तो इसलिए यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो एकल ट्रांजिस्टर जो है, अब देखो यहाँ इनपुट ए है तो आउटपुट क्या मिली, ए बार, मतलब 0 है तो 1 मिलेगी, अगर 1 कर दूंगा तो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्लियर बात। तो ये एज ए इन्वर्टर का काम भी करता है। तो इन्वर्टर जो है, इस नोट गेट को हम एक इन्वर्टर गेट भी बोल सकते हैं। क्लियर बात। तो इसको इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, नोट गेट एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी या इंसुलेटर कौन सा है। ऑप्शन आपके लकड़ी, दूसरा कपड़ा, तीसरा कांच और चौथा है कागज। सबसे बढ़िया रोधी या इंसुलेटर की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन लकड़ी, दूसरा कपड़ा, तीसरा कांच और चौथा है कागज। तो 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर बताएं आंसर क्या आ सकता है। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे आपके पास दे रखा है, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी या इंसुलेटर। इंसुलेटर मैं बता चुका हूँ क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव बिल्कुल ना हो सके या जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो, उसको क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी या फिर इंसुलेटर बोलेंगे। लकड़ी इंसुलेटर है, कपड़ा भी इंसुलेटर बोल सकते हो, कागज जो है वो भी इंसुलेटर है, कांच जो हो, लेकिन सबसे बढ़िया इंसुलेटर की बात करें तो वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कांच। कांच जो है इन सब में सबसे बढ़िया इंसुलेटर है या फिर रोधी बोल सकते हो। जो आपके रेजिस्टेंस जिसकी मैक्सिमम होगी उसको इंसुलेटर बोलेंगे, जिससे करंट प्रवाहित नहीं होता। क्लियर बात, विद्युत का प्रवाह नहीं होता, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे कांच जो है सबसे बढ़िया इंसुलेटर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है अतिचालक, दूसरा है धात्विक चालक, तीसरा है अर्धचालक और चौथा है विद्युत रोधी। तो 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है अतिचालक, बता चुका हूं अतिचालक को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर। क्लियर बात, इसे क्या बोला जाएगा, सुपर कंडक्टर। धात्विक चालक यानी कि मेटल कंडक्टर, धात्विक चालक यानी कि कंडक्टर बोल सकते हो आप सिंपली इसको। विद्युत रोधी का मतलब होता है इंसुलेटर और अर्धचालक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। ध्यान रखें चीज, ठीक है। तो ये आपके इंग्लिश में जो मैंने बता दिए हिंदी में लिख रखे थे। अब ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। अब इसके बारे में एक फैक्ट बता रहा हूं, वो ध्यान रखेंगे आप। फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं आपके, वो विद्युत चालकता जो होती है उनकी, वो ताप के बढ़ने पर बढ़ती है और ताप के घटने पर घट जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, क्या हैं, जितने भी आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, उनमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास अगर मैं ताप को बढ़ाऊंगा या टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो उसकी जो विद्युत का वहन कर रहे हैं जो चीज़, यानी कि जितना भी ज़्यादा मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो उनकी चालकता है वो क्या करेगी, बढ़ेगी, और ताप के घटाने से वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। एक चीज़ और,
परम शून्य ताप का मतलब होता है, अगर 0 केल्विन की बात करूं मैं, या -273 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, उस ताप पर जो अर्धचालक जो है, एक अर्धचालक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक फिर बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, वो एज ए आइडियल इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, ये ध्यान रखें, आइडियल इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। आइडियल इंसुलेटर का मतलब होता है आपका आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो चीज़ मैंने बताई वो सिंपली यही है कि ऐसे ठोस जो उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर वो जो है उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटने पर वो जो है वो उनकी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइड करने की जो कैपेसिटी है वो घट जाएगी, तो उनको क्या बोलेंगे, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे डिवाइस जो परम शून्य तापमान पर क्या हो जाएंगे आपके पास, ऐसे सेमीकंडक्टर वो जो क्या बन जाएंगे, आइडियल इंसुलेटर की तरह काम करेंगे, यानी कि एक आदर्श अचालक की भांति जो है वो उसमें काम करेंगे। क्लियर, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है, विद्युत का चालक है। ऑप्शन आपके रबड़, शुद्ध जल, लवण जल और बेंजीन। चलो आसान सा क्वेश्चन है। आपका जो साल्ट वाटर होता है, ये बात ध्यान रखें, उसमें विद्युत का बड़े अच्छे से संचालन हो सकता है, ये बात आप क्लियर कट दिमाग में रखें। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। रबड़ विद्युत का कुचालक होता है, बेंजीन विद्युत का कुचालक होता है। तो एक ही ऑप्शन बच गया अपना, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा विद्युत का चालक, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑप्शन नंबर सी, लवण जल या सॉल्ट वाटर अगर बात करें वो क्या होगा, विद्युत का चालक होगा। रबड़ नहीं होगा, शुद्ध जल प्योर वाटर जो है वो नहीं होगा, और बेंजीन नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, लवण आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है। ऑप्शन आपके निकिल, एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा। देखो घरेलू विद्युत में जो यूज की जाती है, अगर गुड कंडक्टर की बात करें तो इसमें आपके पास क्या क्या आएंगे। एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, ऊपर दोबारा से फिर मैं रिवाइज कर देता हूं, पिछले क्वेश्चन पे जाएं तो यहां पे मैंने एक चीज बताई थी आपको। देखिए, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वो क्या कहलाते हैं आपके पास, वो कहलाते हैं अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल देना भूल गया कि यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल क्या रहेंगे, अगर सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल पूछ ले तो वो रहेगा, पहला कार्बन, दूसरा मेन है सिलिकॉन और तीसरा है जर्मेनियम, ठीक है। ये जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनमें मोस्टली यूज होते हैं सेमीकंडक्टर्स। ट्रांजिस्टर की बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं डायोड की, अगर मैं बात करूं आपके रेक्टिफायर्स की, तो ये सारे के सारे इसमें क्या यूज होंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज होता है। तो ये तीन जो है मेन अर्धचालक या सेमीकंडक्टर हैं। क्लियर बात। चलो चलते हैं अपने उसी क्वेश्चन के ऊपर जो डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है। तो घरेलू विद्युत केबल में वैसे तो यहाँ पे गुड कनेक्टर की बात की जाए तो सबसे अच्छी कनेक्टर जो है वो सिल्वर है। सिल्वर का मतलब चांदी, ठीक है। गोल्ड भी है, ठीक है। और फिर उसके बाद नंबर आता है आपका किसका, तांबा यानी कि कॉपर का, तांबे का नंबर आता है। तो इस और उसके बाद क्या नंबर आता है, किसका नंबर आता है, एल्यूमिनियम का नंबर आता है। क्लियर बात। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है। लेकिन अगर घरेलू तौर पर अगर बात करें तो सिल्वर और गोल्ड तो यूज होते ही नहीं, तो क्या यूज होता है फिर, कॉपर का यूज जो है मोस्टली होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर का यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली कॉपर वायर का ही यूज किया जाता है। क्लियर, यानी कि तांबे का यूज करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसकी, ऑप्शन में दे रखे हैं, प्रतिरोध कम हो, दूसरा है गलनांक कम हो, तीसरा है विशिष्ट घनत्व कम हो, और चौथा है चालकता कम हो। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाली फ्यूज। तो 10 सेकंड है आपके पास, सोचें, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। देखिए, आई होप आपने सोच लिया होगा अपना आंसर। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु का बना होता है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो या चालकता कम हो। पहली बात तो जो सुरक्षा फ्यूज तार की अगर बात कर रहे हैं वो होता क्या है,
ऐसा वायर होता है जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे घरों में लगे रहते हैं उनको सुरक्षित रखता है। सुरक्षित कैसे रखता है? हर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रेटेड होती है, पावर रेटेशन होती है। पावर रेटेड जो होती है यार, दित मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, उसके ऊपर पावर लिखी होती है कि इतनी वोल्ट लेकर ये इतनी सप्लाई को सहन कर सकता है। इससे ज़्यादा सप्लाई आएगी तो ये क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा, जल जाएगा, ये जो बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपके पास सुरक्षित फ्यूज तार का जो है होना बहुत जरूरी है किसी भी घर के लिए। उसमें क्या होता है कि अगर आवश्यकता से ज़्यादा सप्लाई आई, अगर बाहर से आवश्यकता से ज़्यादा सप्लाई आई तो वो क्या हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा और हमारे अदर इंस्ट्रूमेंट को जो है वो बचा लेगा। तो यही इसका मेन रीज़न होता है कि जितना ज़्यादा उसका ग्लानांक, ग्लानांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, उस वायर का मेल्टिंग पॉइंट जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए, हमारे घर के जो इतने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उसके लिए वो जो है अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो इसके लिए मेन प्रॉपर्टी काम करती है कि जो हमारे घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका ग्लानांक कम हो। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज ग्लानांक, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होना चाहिए, कम, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा तो वो जल्दी बर्नआउट हो जाएगा और हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो बाकी लगे हुए हैं, पंखे हैं और जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं या अपना फ्रिज है, कूलर है, उनको जो है सुरक्षित कर देगा। क्लियर बात? तो इसीलिए फ्यूज तार जो है उस धातु से बना होता है जिसका ग्लानांक जो है वो क्या होता है, आपका कम होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? तो जल्दी से आप सोचें एक बारी। पहला ऑप्शन रोधी, दूसरा अर्धचालक, तीसरा अतिचालक, चौथा है चालक आपके पास। तो जल्दी से एक बारी सोचें इसके बारे में, फिर मैं बताता हूं आंसर। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। यहाँ पे रोधी का मतलब होता है इंसुलेटर, अर्धचालक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर, और अतिचालक सुपर कंडक्टर, और चालक का मतलब होता है कंडक्टर। तो देखिए, ओम्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो ओम्स ने क्या बताया था कि आपके पास अगर मान लीजिए किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर कोई भी विद्युत धारा बोलें, हमेशा ध्यान रखें करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हो जाएगी आई रिप्रेजेंट, आर इज द रेजिस्टेंस, तो इसने वी इज द वोल्टेज। तो ओम्स लॉ ने क्या बताया था, मैं एक बार दोबारा से डिस्कस कर दूं इसको यहाँ पे, कि आपके पास ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने क्या बोला था, किसी भी कंडक्टर के थ्रू जितनी भी आपके पास पोटेंशियल होगा, कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल मतलब बैटरी लगा दी यहाँ पे आपके पास, आर इज द रेजिस्टेंस, ये कंडक्टर मान लिया, तो इसके अंदर जो करंट फॉलो करेगा वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो भी वोल्टेज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट के। तो किसकी बात की उसने, कंडक्टर की बात की, जिसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए ओम्स लॉ में ओम्स ने किसकी बात की, कंडक्टर की बात की, और उन्होंने ओम्स लॉ में क्या बताया कि जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया, वी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिखेंगे तो आर लिख लिया, आर आई, और यहाँ पे आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो यहाँ आर निकालना चाहें तो आर किसके बराबर, आई डिवाइड में चला जाएगा, वी अपॉन आई, यहाँ से रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ओम्स लॉ में किसका जिक्र किया, हमेशा ध्यान रखें ओम्स ने अपने लॉ के अंदर, अपने नियम के अंदर किसके बारे में बताया है, चालक के बारे में। तो सी इज द राइट आंसर, कंडक्टर जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं आप, जो विद्युत धारा के प्रवाह को मैक्सिमम लेवल तक ले जाए। पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा ऑप्शन लोहा, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा है चांदी। ठीक है ना, तो मैं बता चुका हूं, अगर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस की बात करें तो आपके पास सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा की मैं बात करूं तो वो आएगा आपके पास सिल्वर यानी कि चांदी। कई बार पेपर में पूछ चुका है, तो ध्यान रखें एचएसएससी ने भी पूछा, अपने क्लर्क के पेपर में 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा है, तो कई दफ़ा इस क्वेश्चन को कई पेपर में पूछ लिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका चांदी रहेगा, यानी कि सिल्वर रहेगा। क्लियर बात। अब ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अदर की अगर बात करें तो उसके बाद नंबर किसका आता है इसमें,
तांबे का, उसके बाद एल्यूमिनियम का और फिर जो है लोहा जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी ध्यान रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा की बात कर रहा है तो सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा, वो क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो सिल्वर होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है। पहला ऑप्शन अर्धचालक, विद्युतरोधी, कुचालक और चालक। मैं बता चुका हूं जब मैंने अर्धचालक के बारे में बताया आपको कि परम शून्य ताप पर क्या होता है, इसी ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैं बता चुका हूं कि वो एज ए आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो ये चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो फिर यहाँ एग्जाम्पल दे दिया इसने कि सिलिकॉन जो है SI जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्धचालक। हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर जो आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि सिलिकॉन क्या है आपका, एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो इसमें सिलिकॉन होता है और क्या होता है, जर्मेनियम होता है, गैलियम आर्सेनाइड, ये जो है मुख्य अर्धचालक जो है वो होते हैं आपके। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है। पहला ऑप्शन धनात्मक आवेशित, दूसरा विद्युतीय निष्प्रभावी, तीसरा वैकल्पिक रूप से धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित, चौथा है ऋणात्मक आवेशित। 10 सेकंड है, सोचें, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। चलो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसने दिया धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक या विद्युतीय निष्प्रभावी, वैकल्पिक रूप से धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित। चलो तो ध्यान रखें, जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट प्रोड्यूस होगा यानी कि करंट फ्लो करता रहेगा, वो आपका न्यूट्रल स्टेट में रहेगा। किस में रहेगा, न्यूट्रल स्टेट में। जैसे ही आपके पास वोल्टेज देना बंद कर दी तो करंट भी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ध्यान रखें, करंट प्रवाहित हो रहा है तो भी वो किस में होगा, न्यूट्रल स्टेट में होगा, यानी कि विद्युतीय निष्प्रभावी रहेगा। क्लियर बात, न तो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा न नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या रहेगा, विद्युतीय निष्प्रभावी बोल सकते हैं या न्यूट्रल बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक करंट चल रहा है तब तक चल रहा है और उसमें पूरे में जो है इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं। और ये बात पता होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो इसलिए जो आपके पास विद्युतीय निष्प्रभावी इज द राइट आंसर, यानी कि वो जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा। क्लियर, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है धारावाहक चालक किससे संबंधित होता है। उसी टाइप का क्वेश्चन, धारावाहक चालक का मतलब है करंट कैराइंग कंडक्टर। क्या बोलेंगे, करंट कैराइंग कंडक्टर जो है वो किससे संबंधित होता है, विद्युतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो उसके अंदर इंड्यूस हो जाती है, ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र से संबंधित होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावाहक तार कैसा होता है। फिर से वही बात, धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित, न्यूट्रल, धारा की शक्ति के आधार पर आवेशित। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार की प्रकृति कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रभाव होता रहता है, इसीलिए उसके ऊपर कोई अलग से चार्ज इंड्यूस नहीं होता। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूट्रल, ठीक है ना। धारा की समाप्ति के साथ आवेश क्या हो जाते हैं, आपके समाप्त हो जाते हैं, तो इसलिए जो राइट आंसर है इसका वो क्या आ जाएगा, न्यूट्रल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कई बार पढ़ चुके हो, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में आराम से पढ़ चुके हो आप, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो ध्यान रखें, दो टाइप के कम्बिनेशन होते हैं और कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, संयोजन। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज को बोलते हैं हिंदी में श्रेणी क्रम, क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम। और दूसरा होता है पैरेलल का मतलब होता है समांतर क्रम। कौन सा क्रम, समांतर क्रम जो है उसमें जोड़े जाते हैं। अगर मैं सीरीज की बात करूं, देखो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं इस चीज को। सीरीज कम्बिनेशन की बात करूं तो जो आपके पास रेजिस्टेंस होंगे वो एंड टू एंड जुड़े रहेंगे, इस टाइप से जुड़े रहेंगे, क्लियर बात। और यहाँ इसके क्रॉस जो बैटरी लगा रखी है हमने,
तो V इज द पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस R2, इसकी रेजिस्टेंस R3। तो ध्यान रखें जब भी सीरीज में जुड़े रहेंगे इस एंड पॉइंट से, इस एंड पॉइंट से और इस एंड पॉइंट से, तो जब भी ये सीरीज में जुड़े रहते हैं तो इसके अंदर सारे रेजिस्टेंस के अंदर करंट सेम बहता है। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो जितने भी रेजिस्टर जुड़े रहेंगे उनमें एक चीज कॉमन है कि जो आपका करंट होगा वो कॉमन होगा, ठीक है ना। लेकिन वोल्टेज जो है वो अलग अलग होती है, यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ पे आपके पास V3 है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मेशन, अब एक चीज और, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूं R इक्विवेलेंट की, वो क्या हो जाती है, सबका इंडिविजुअल सम R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस है उनका जोड़ हो जाता है सिंपली। क्लियर। अगर बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इस टाइप की फॉर्मेशन बनती है। मान लीजिए ये जो है इस टाइप से जुड़े रहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बैटरी लगा रखी होती है, V इज द पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ R1 ये होता है R2, ये होता है R3 आपका। यहाँ पे आपके पास करंट का डिवीजन होता है, इसमें I1 करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर I2 करंट फ्लो करेगा और इसके अंदर I3 करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल कॉमन होता है, V जो है वो कॉमन होगा। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाती है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सो ऑन। क्लियर बात, ये होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसको ध्यान रखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में फंडा क्या होता है, अगर एक पहले एंड के ऊपर कुछ खराबी आ गई तो आगे वाले सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक में खराबी आ जाए तो दूसरे सेफ रहेंगे। और घरों में मोस्टली यूज करते हैं, वो कौन सा यूज करते हैं, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी को आने के लिए वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम जो है उसका यूज किया जाता है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, उससे जल अपघटन हो सकता है, उससे विद्युत अपघटन हो सकता है, या उससे तारों में खराबी आ सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूं इसका, क्योंकि देखो वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसे पूछता रहा। तो जब भी आप वीडियो को देखें एक बार पॉज कर लें, फिर अपना आंसर सोचें और फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आप भी अपना आइडिया लगा सके कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता। क्लियर। इसने बोला विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि, अब क्यों नहीं किया जा सकता, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, चलो सोच लो, 10 सेकंड के लिए आपके पास टाइम है, दे देता हूं, बताएं क्या आंसर लेना चाहिए इसका। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। इलेक्ट्रोक्यूशन को बोलते हैं बिजली का झटका। क्या बोलते हैं, बिजली का झटका। क्लियर बात, बिजली का झटका लग सकता है। अब ये बिजली का झटका जो है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन। देखिए विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि जो साधारण जल होता है वो अपना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और वो बिजली को पकड़ लेगा तो उससे बिजली का झटका लगेगा और इस बिजली के झटके को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोक्यूशन नाम दिया गया है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है, ऑप्शन आपके लोहा, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा कॉपर और चौथा है जिंक। तो देखो तड़ित चालक क्या होते हैं, तड़ित चालक होते हैं जो हमारे भवन निर्माण करने के बाद आसमानी बिजली हमारे घर को कोई नुकसान न पहुंचाए उसको बचाने के लिए एक छड़ लगाते हैं, ठीक है ना। रोड जिसको बोल सकते हो आप, एक कंडक्टर रोड बोल सकते हैं, वो क्या कहलाती है, तड़ित चालक कहलाती है। एक धातु की चालक छड़ होती है और कुछ नहीं होता। क्लियर बात। ऊंचे भवनों को आकाशीय विद्युत से बचाने के लिए उसका यूज करते हैं, मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो अब यहां पे तड़ित चालक किस आपके पास प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए उसको बनाने के लिए, कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। ये बात सबसे पहली और जरूरी चीज है, क्योंकि जितनी ज्यादा वो गुड कंडक्टर होगा तभी तो वो जो आसमानी बिजली है उसको आराम से अपने अंदर ले जाकर और जो है नीचे ग्राउंडेड कर देगा। क्लियर बात। तो यहाँ पे आपके पास सबसे अच्छे चालक की अगर मैं बात करूँ इन दिए गए ऑप्शन में, तो वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉपर। तो तड़ित चालक बनाने में प्रयुक्त धातु जो यूज होती है वो किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करेंगे। तो सी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। पहला ऑप्शन प्रतिरोध, दूसरा ऊर्जा, तीसरा धारा और चौथा ताप। तो रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर के द्वारा रेजिस्टेंस का पता नहीं लगाया जाता, एनर्जी का पता भी नहीं लगाया जाता और टेम्परेचर का पता भी नहीं लगाया जाता। तो एक ही ऑप्शन बच गया, क्या बच गया? धारा, यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, या आपके पास अगर बात करूं विद्युत धारा की, उसका जो है पता लगाया जाता है। एक यंत्र और होता है जिससे आप धारा का पता लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का पता लगा सकते हैं। वो क्या होता है आपका? एमीटर। आपने सुना होगा, एमीटर जो है वो उसका भी यूज करते हैं। क्लियर? ए से डिनोट करते हैं। एमीटर हमेशा ध्यान रखें सीरीज में लगाया जाता है। जब भी कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे तो सीरीज में करेंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो एक और डिवाइस जिसका नाम गैल्वेनोमीटर है, उसका भी यूज करेंगे किसको मापने के लिए? धारा को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर बात? तो ध्यान रखें, गैल्वेनोमीटर और एमीटर दोनों का यूज इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो किस धारा को किस धारा में कन्वर्ट करता है। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। डायनेमो एज ए जनरेटर की तरह होता है जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या बदलता है। तो सी इज द राइट आंसर। किसमें? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा को क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। और विद्युत ऊर्जा को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर बात? एज ए जनरेटर, जनरेटर में जैसा काम होता है वैसा ही काम इसमें होता है। तो यहाँ पे आपके पास यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? डायनेमो बोलते हैं। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। पहला ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, तीसरा इनमें से कोई नहीं, और चौथा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? और ये बहुलमापी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका बहुलमापी, जिसको बोलते हैं आपका मल्टीमीटर। क्या बोलेंगे जिसको? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मल्टीमीटर। तो ध्यान रखें ये चीज़, बहुलमापी हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में मल्टीमीटर बोलेंगे। तो मल्टीमीटर में आपको हर चीज़ का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसमें आपका करंट भी आ गया, धारा, वोल्टता भी आ गई, और प्रतिरोध, यानी कि वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, करंट भी मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी, इन सभी का पता लगाया जाता है। एक ऐसा डिवाइस होता है मल्टीमीटर, जिससे इन सभी की जो आपके पास वैल्यू है वो हम जान सकते हैं। क्लियर बात? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। पहला ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा है ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तीसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, चौथा है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका प्रकाश विद्युत सेल। देखो, प्रकाश विद्युत सेल का दूसरा नाम जो है वो है फोटोवोल्टिक सेल। क्या बोलेंगे इसको? सोलर सेल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सोलर सेल। ठीक है, या फिर इसको फोटोवोल्टिक सेल भी बोल देते हैं। फोटोवोल्टिक सेल। क्या बोलेंगे? फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक जो सेल है वो भी इसको बोल देते हैं। क्लियर? ये दोनों तीनों नाम किसके हैं? प्रकाश विद्युत सेल के हैं। प्रकाश विद्युत सेल बोलें, सोलर सेल बोलें, फोटोवोल्टिक सेल बोलें, एक ही बात है। इन तीनों को एक नाम से जाना जाता है, दैट इज एक ही होती हैं ये सारी चीजें। प्रकाश विद्युत सेल बात करें, सोलर सेल की बात करें, फोटोवोल्टिक सेल की बात करें, ये क्या है? एक प्रकार का विद्युत का इंस्ट्रूमेंट है, विद्युतीय उपकरण है, जो क्या करेगा? आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने या कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को क्या बोलेंगे? प्रकाश विद्युत सेल बोलेंगे, या सोलर सेल बोलेंगे, या फोटोवोल्टिक सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
फोटोवोल्टिक सेल या फिर आपका सोलर सेल या इसको बोल रहे हैं प्रकाश विद्युत सेल, वो क्या काम करता है, प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, हर बार बता चुके हैं। तो विद्युत धारा का मापन जो है, ऑप्शन ए है एमीटर, दूसरा वोल्टमीटर, तीसरा वॉटमीटर, चौथा है एनीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमीटर। एमीटर का यूज करके हम किसको मापेंगे, विद्युत धारा को मापेंगे। और एक डिवाइस और बताया था मैंने, क्या बताया था, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज भी किसके लिए करेंगे, आपका विद्युत धारा को मापने के लिए करेंगे। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई एकक है। एकक का मतलब होता है यूनिट। विद्युत आवेश यानी कि जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, वो क्या आएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कूलाम। अब देखिए करंट क्या होता है, करंट की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज क्या होता है आपके पास, जब किसी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रब करेंगे तो चार्ज इंड्यूस होंगे। अब चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करें, वो आपका अट्रैक्टिव नेचर का हो सकता है, वो आपका रिपल्सिव नेचर का हो सकता है। लेकिन जनरली अगर बात करें चार्ज की, तो चार्ज की जो यूनिट होगी या विद्युत आवेश की जो यूनिट होगी, वो क्या होगी, आपकी कूलाम होगी। क्योंकि कूलाम्स ने ही इसके बारे में बताया था और कूलाम्स ने अपना लॉ भी दिया था पॉइंट चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो वो जो है डिटेल्ड में कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ इतनी बात ध्यान रखें, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एम्पियर किसकी यूनिट है आपके पास, करंट की। क्यू अपॉन टी यानी कि चार्ज अपॉन टाइम था, एम्पियर मापेंगे, करंट को मापेंगे। ठीक है, ESU क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, कुछ नहीं होता। और केल्विन टेम्परेचर की यूनिट होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कूलाम। तो इस जो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर, बैटरी का आविष्कार किसने किया था। 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर मैं बताता हूं क्या आएगा। बैटरी का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन है फैराडे, दूसरा वोल्टा, तीसरा मैक्सवेल और चौथा है रोएंटजन। देखिए यहाँ पे बैटरी के आविष्कार की बात करें तो पहला ऑप्शन फैराडे, दूसरा वोल्टा, तीसरा मैक्सवेल और चौथा है रोएंटजन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा वोल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बैटरी का आविष्कार कब किया, 1799, 1799 ईस्वी में एल्सेंड्रो वोल्टा ने सर्वप्रथम बैटरी का आविष्कार किया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको वोल्टियस सेल के नाम से भी जाना जाता है। बैटरी को किसके नाम से जाना जाता है, वोल्टियस सेल। इसमें होता क्या है, सॉल्यूशन के अंदर दो रोड होती हैं आपकी, एक तो कैथोड बोलेंगे, एक को एनोड बोलेंगे। ठीक है, ये आपकी मेटल की प्लेट्स होती हैं। ठीक है, जो आपके एक जो विलियन बोल लें या केमिकल सब्सटेंस बोल लें, उसमें जो है ढकी रहती हैं और थोड़ा सा पार्ट इनका बाहर निकला हुआ होता है। क्लियर बात। एक पर पॉजिटिव वोल्टता होती है और दूसरे पर क्या होती है, आपकी नेगेटिव वोल्टता होती है। प्लस और जो माइनस जिसको बोलते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज, प्लस और माइनस जिसको बोलते हैं, अगर ये तार के द्वारा जोड़ दिए जाएं तो एक क्लोज सर्किट हो जाएगा। और करंट हमेशा ध्यान रखें ओपन सर्किट में फ्लो नहीं करता, किस में फ्लो करता है, क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, यानी कि क्लोज्ड पाथ में, जिसको बोलें बाह्य परिपथ या जो घिरा हुआ हो, कंप्लीट हो सॉल्यूशन के साथ, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ध्यान रखें बैटरी का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, वोल्टा ने किया था। ठीक है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में दो रोड जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उसके थ्रू जो है करंट बनाया जा सकता है। तो ये फॉर्मेशन होती है एक बैटरी की। क्लियर बात। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया। विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई के बारे में आपसे पूछा है। तो 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर मैं बताता हूं आंसर। देखिए अगर बात करें विद्युत शक्ति की, तो यहाँ पे आपके पास पावर जो है, उस पावर का फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो इस हिसाब से देखें तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो क्या आएगा, जूल पर सेकंड।
लेकिन पावर की अगर बात करें तो उसकी जो यूनिट होती है वह क्या होती है, वाट होती है। पावर की यूनिट क्या होती है आपकी, वाट। शक्ति की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वाट। तो इसका आंसर क्या होगा, वाट होगा। एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की। अगर बात करें किलोवाट आवर एनर्जी या हीट की यूनिट होती है आपकी। और वोल्ट की अगर बात करें तो आपके पोटेंशियल की यूनिट होती है। क्लियर बात, तो ध्यान रखेंगे। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई होगी वो क्या होगी, वाट होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। पहला ऑप्शन ट्रांसफॉर्मर द्वारा, दूसरा डायनमो द्वारा, तीसरा दोलक द्वारा और चौथा दिष्टकारी द्वारा। पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस का नाम क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दिष्टकारी द्वारा। दिष्टकारी का मतलब होता है रेक्टिफायर। दिष्टकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देगा। अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा और डायरेक्ट करंट मतलब दिष्ट धारा, ठीक है। डायनमो में क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसफार्मर में आपके पोटेंशियल के लेवल को यानी कि वोल्टेज लेवल को घटाया बढ़ाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिष्टकारी द्वारा या रेक्टिफायर के द्वारा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परिणामित्र या ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है एसी वोल्टता बढ़ाने के लिए, डीसी वोल्टता बढ़ाने के लिए, विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए या एसी ऊर्जा को डीसी ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, देखिए परिणामित्र बोलें या ट्रांसफॉर्मर बोलें, उसका यूज किसके लिए किया जाता है। दिए गए ऑप्शन है, जो बेस्ट है वो चूज करना आपको। तो 10 सेकंड है, सोचें, फिर मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या आएगा इसका। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। पहली बात, ट्रांसफर जो है वो डीसी के ऊपर काम नहीं करता, विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता, एसी ऊर्जा को डीसी ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा एसी वोल्टता को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। ये बात ध्यान रखें, यहाँ पे लिख नहीं रखा इसने घटाने का, सिर्फ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। एसी वोल्टता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे ट्रांसफॉर्मर का। आपने सुना होगा दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन वोल्टेज घटाने के और स्टेप अप जो वोल्टेज को बढ़ाने के काम आता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिणामित्र, या ब्रैकेट में इसने लिख भी दिया, ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। पहला ऑप्शन तांबा, दूसरा निक्रोम, तीसरा सीसा और चौथा टंगस्टन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचें एक बारी, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। देखो पहली बात, फिलामेंट का वायर जो है वो किससे बना होगा, उस धातु से बना होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमम होगा। क्योंकि जो मेल्ट ना हो, अगर सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके अंदर प्रवाहित होगी यानी कि करंट अगर प्रवाहित होगा तो वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। हीट हो जाएगा तो अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो पिघल के बिल्कुल खराब हो जाएगा, बहुत जल्द खराब हो जाएगा। तो जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसी को यूज करेंगे क्या बनाने में, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे कार्बन आता है, दूसरे नंबर पे जो ये आता है वो क्या आता है, टंगस्टन। किसका यूज करेंगे, टंगस्टन का। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, टंगस्टन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है किस उसको बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, टंगस्टन का यूज करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखें कि आपके पास फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का तो होता है, लेकिन कई बार बल्ब देखा होगा आपने, कई बार क्या, हर बार बल्ब जो है इस शेप में होता है और बाहर जो है कांच जो है वो शीशा लगा होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि जो टंगस्टन होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन उस तक ना पहुंच सके, फिलामेंट तक ना पहुंच सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है वो फिलामेंट। और जब ऑक्सीजन उसके साथ क्रिया करेगी तो उसको क्या बना देगी, कमजोर बना देगी फिलामेंट को। इसलिए जो है वो कांच के आवरण में रहता है। तो इसका जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट, जो हमेशा ध्यान रखें, कई बार पेपर में पूछा गया, तो आंसर क्या आएगा, टंगस्टन आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको लॉजिक बता चुका हूं, क्यों, क्योंकि जिस टंगस्टन जो है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो हो हाई होता है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला हमें मटेरियल चाहिए था बल्ब को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी,
बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। गलनांक मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है, क्योंकि वो पिघलेगा नहीं तो ज़्यादा समय तक चलेगा, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ऑप्शन आपके नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा आर्गन और चौथा ऑक्सीजन। सोचें एक बारी, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्गन। आर्गन गैस जो है एक अक्रिय गैस है, तो बिजली के बल्ब में कुछ प्रेशर के ऊपर इस गैस को भरा जाता है और वो जिसका परसेंटेज अप्रोक्सीमेट होता है 93%। इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होती है, तो नाइट्रोजन जो है उसका जो परसेंटेज रहेगा वो रहेगा 7%। दोनों का मिक्सचर होता है। लेकिन मोस्टली अगर बात करें, अगर एक गैस अगर चूज करनी हो तो आंसर क्या रखेंगे, आर्गन रखेंगे। क्लियर बात? तो ध्यान रखें इस चीज को, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, आर्गन भरी होती है जो एक अक्रिय गैस है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। पहला ऑप्शन उच्च प्रतिरोधकता और न्यूनतम गलनांक, दूसरा ऑप्शन उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक, तीसरा ऑप्शन न्यूनतम प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक और चौथा ऑप्शन है न्यूनतम प्रतिरोधकता और न्यूनतम गलनांक। तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में, एक बार इसके बारे में सोचें फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको, आप अपना आंसर सोच लें। चलो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो देखिए यहां दे रखा है एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा, पहले मैं वो बता दूं, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्च प्रतिरोधकता और न्यूनतम गलनांक। देखिए क्यों होता है ऐसा, फ्यूज की तार के लिए जो प्रतिरोधकता है वो हमेशा ध्यान रखो हाई होनी चाहिए, और जो मेल्टिंग पॉइंट जिसको गलनांक बोल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, आपका निम्नतम होना चाहिए। पहली बात तो फ्यूज की तार का प्रयोग क्यों करते हैं, फ्यूज की तार का उपयोग किस लिए करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, विद्युत परिपथ जिसको बोलते हैं, उसमें शॉर्ट सर्किट ना हो उसको बचाने के लिए जो है इस वायर का यूज करते हैं, इस फ्यूज तार का यूज करते हैं। शॉर्ट सर्किट होने की दिशा में क्या होगा, परिपथ में अगर आग लग जाएगी तो उसको बचाया जा सकता है। यानी कि जैसे ही ज़्यादा रेटेड की सप्लाई अगर बाहर से आएगी तो फ्यूज वायर जो है प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी तो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से क्या होगा, यानी कि गर्म होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा तो जल्दी पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो आगे जो जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी या जो ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई आएगी उसको रोक देगा और हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं बचे रहेंगे उससे। ठीक है, तो इसलिए जो फ्यूज तार है उसका जो रेजिस्टेंस जो है वो हाई होना चाहिए, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका न्यूनतम होना चाहिए, ताकि हमारा शॉर्ट सर्किट होने से हमारे इंस्ट्रूमेंट को बचाया जा सके। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट को इसने पूछ लिया, मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होती है, पहला ऑप्शन मीटर पर वोल्ट, दूसरा है मीटर पर एम्पियर, तीसरा है एम्पियर पर मीटर, चौथा है वोल्ट पर धारा। तो एक बार सोचें फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये है क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव देखा जाए उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास
एक सदिश राशि बोल सकते हैं आप, और इसका जो मात्रक होगा वो होगा आपका एम्पियर पर मीटर। क्या होगा? एम्पियर पर मीटर, या इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और आजकल इसे क्या बोलने लग गए? टेस्ला भी बोलने लग गए। तो आंसर क्या आ जाएगा? एम्पियर पर मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर पर मीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हृदय स्पंद के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है? देखा होगा आपने मेडिकल में जब जाते हो आप हॉस्पिटल में, तो एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है वहां जो आपकी इस टाइप के यूज करेगा। तो वो यहाँ पे ऑप्शन है स्फेग्नोमीटर, दूसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तीसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, चौथा है स्टेथोस्कोप। तो पहली बात तो ये है कि आपकी दिल की धड़कन को मापने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है हृदय स्पंद जिसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसको बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। विद्युत परिवर्तन को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को रिकॉर्ड जो करता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे एक चीज देखें, स्टेथोस्कोप किसके लिए यूज करेंगे या स्फेग्नोमीटर किसके लिए यूज करेंगे? स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर गले में रखता है उसको यूज करते हैं हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, ठीक है ना, हार्ट बीट चेक करता है। स्फेग्नोमीटर होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए किसका यूज करेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का यूज करेंगे। हृदय स्पंद के दौरान विद्युत परिवर्तनों में जो रिकॉर्ड दर्ज होता है वो किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? डीसी को ब्लॉक करने के लिए मैंने आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और इसको बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। और इसको सांद्रित्र बोलते हैं वैसे इसको हिंदी में। और यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे इसको कैपेसिटेंस भी बोल देते हैं। सी की जो वैल्यू है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो एक ऐसी वैल्यू है जो आपकी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जब लगा होगा कैपेसिटर, वो क्या काम करता है? डीसी को ब्लॉक करता है। मेन चीज क्या है? डीसी को ब्लॉक करने का काम करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के निम्नलिखित में से किस परिपथ एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? वो कैपेसिटर, और इसको बोलते हैं हिंदी में धारिता या सांद्रित्र भी बोल देते हैं इसको कई बार। तो आंसर आ जाएगा सी, दैट इज धारिता। ऑप्शन नंबर बी, धारिता। क्लियर? तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ मेन क्वेश्चन थे वो आपको करवाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि एसएससी में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। आपको फ़ायदा हुआ है तो दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू।